प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इसको कैसे याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर को समझें। उसके पहले आप सभी लोग इन दोनों शब्दों के मतलब को समझ लें कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है और समष्टि का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। क्या मतलब होता है व्यष्टि का? छोटा, या फिर आप इसको सूक्ष्म कह सकते हो। तो ये दो इसके मतलब होते हैं, छोटा या फिर सूक्ष्म। अब इसके बाद में समष्टि के मतलब को समझे तो समष्टि का मतलब होता है या तो आप बड़ा समझ ले या फिर इसका मतलब व्यापक समझ ले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि और समष्टि क्या होता है। अब इसको देखिएगा, व्यष्टि को अंग्रेजी में माइक्रो कहा जाता है और समष्टि को अंग्रेजी में मैक्रो कहा जाता है। आप लोग इतना याद रखिएगा। आप समझते हैं व्यष्टि और समष्टि के बीच में अंतर को। सबसे पहले देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। तो देखिएगा, ये पहला पॉइंट है जिसमें कि लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म और एक उद्योग। ठीक है। अब इसके बाद में इधर देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, विनियोग और आदि चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके बाद में इधर देखें तो देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, देख सकते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक अंश का अध्ययन करता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक अंश का अध्ययन करता है। और इधर क्या लिखा है, व्यापक अर्थशास्त्र समग्र का अध्ययन करता है। समग्र यानी पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इस तरह से आप लोग समझ लें इसको। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट ये लिखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना होता है। तो तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ से याद कर ले, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे। आप देखिएगा 3 पॉइंट अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। चलिएगा आप चौथे पॉइंट को देखते हैं। तो देखिएगा चौथा पॉइंट ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। क्या लिखा है इसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो योग है इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। ये किसका विषय है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। और समष्टि में क्या किया जाता है, समष्टि में इसमें उल्टा किया जाता है, यानी कि टुकड़ों का योग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का आधार क्या है, योग करने की क्रिया समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लोगे। आप देखिएगा इसके बाद में 5वें पॉइंट में क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लें। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें समान रहती है की मान्यता पर लेकर चलता है। अब इसके बाद में इधर लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से सामान्य तुलना के आधार पर कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारण का अध्ययन करता है तथा विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता पर बल देता है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, जो कि मैंने बताया है। अभी तक मैं आपको 5 पॉइंट्स इसके बता चुका हूँ, आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला पॉइंट, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। इसमें क्या लिखा है, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील माना गया है। तो इनको परिवर्तनशील माना जाता है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को स्थिर मानते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे और आप सभी लोग इसको देख लें और याद कर लें। अब इसके बाद में अगला पॉइंट्स यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा गया है, इसमें सामान्य कीमत को स्थिर मानते हुए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य को परिवर्तनशील माना जाता है। और इधर लिखा है, इसमें सापेक्ष मूल्यों को स्थिर मानते हुए सामान्य मूल्य स्तर को परिवर्तनशील माना जाता है। और इसके बाद में अगला पॉइंट ये आ जाएगा, ये व्यक्तिगत संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं और ये राष्ट्रीय या संपूर्ण समाज की नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे। 8 पॉइंट्स प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं और कम से कम प्यारे विद्यार्थियों आप लोग 6 पॉइंट्स जरूर अच्छे से याद कर लें। जो सरल आपको लगते हैं वो पॉइंट आप लोग यहाँ से इनको देख पढ़ो याद कर सकते हो। और ये अंतर कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप सभी लोग इसको याद कर लें। चलिएगा एक बार मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो देखिएगा 4 पॉइंट तो आप लोग यहाँ से याद कर लें। देखिएगा ये 4 पॉइंट्स मेरे द्वारा बताए गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 पॉइंट तो यहाँ से याद कर लें और बाकी 5वां, छठा और ये 7वां, 8वां जो बाकी के पॉइंट्स है उनको आप लोग यहाँ से याद कर लें। ये छठा पॉइंट है, ये 7वां है,
ये 5वां है और ये 8वां है। तो इस तरह से आप लोग इनको याद कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को पूरा का पूरा जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर है ना, वो बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।